हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पर द बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री जो कि बेस्ड है ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिंग एंड स्लाटर थ्योरी के बारे में। ठीक है, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। ठीक है, देखो यार, दिसंबर चल रहा है और जनवरी में जानते ही हो कि पूरे इंडिया में काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हमारा भी फेस्टिवल है, आपका भी फेस्टिवल है। हम सेलिब्रेट तो करेंगे, लेकिन जो हम मांझा यूज करते हैं, प्लीज प्लीज उसको लो क्वालिटी वाला यूज करिएगा। ठीक है, आप यार गौर करो, अगर पांच छह पक्षी बैठे हुए हैं, बर्ड्स बैठे हुए हैं, तो एक दो तो ऐसे होते हैं जिनका या तो टोज नहीं होता या तो एक पैर ही नहीं होता यार। ये किसकी वजह से हुआ? हमारी गलती की वजह से। किसी टाइम पे क्या हुआ, किसी ने पतंग उड़ाया होगा, उसी में फंस के मांझे में उनका पैर या टूज कट गया होगा। यार सोचो, जो हॉस्पिटल में काटा जाता है वो तो एक प्रोसीजर से काटा जाता है, लेकिन अगर किसी का डायरेक्टली कट जाए तो कितना उसको दर्द होता होगा यार। और उसके बाद वाली उसकी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, इसलिए प्लीज आप यूज यूज करो मांझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लो क्वालिटी का यूज करो, जिससे अगर कोई पक्षी बाय चांस टकराए भी तो उसको ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ काम ऐसा करो कि किसी को फिजिकली तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो मेंटली का तो हम किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हो ना, लाइफ है, हर दूसरे को तीसरे से प्रॉब्लम है। लेकिन यार कुछ तो हम ऐसा ना करें जिसकी वजह से किसी को फिजिकली चोट लगे। ठीक है, इसलिए बर्ड्स की भी फैमिली है, उनका भी हमको क्या करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इंसान के भी साथ भी हो जाता है, कई बार क्या होता है, रास्ते में किसी के गले में फंस जाता है, कई बार बाइक चलाने वाले गिर जाते हैं फंस के। ये क्यों होता है? क्योंकि मांझा बहुत तेज होता है। वो फंसने के बाद अगर बाइकर्स थोड़े आगे भी जाते हैं तो टूटता नहीं है, वो खींच देता है और वो कई बार कट जाता है, कई बार वो गिर जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या करिए, उड़ाइए पतंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मांझा होगा वो एक सेकेंड, हाँ, वो मांझा लो क्वालिटी का यूज करिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिंग एंड स्लाटर थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पिछले क्लास थे जब 1927 में किसने, हिटलर और लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया था। उसमें क्या हुआ, इन्होंने बहुत से पोस्टल्यूट दिए थे जिससे इन्होंने बताया कि कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों ओवरलैप करते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए। ठीक है, उनमें से एक इनका लिमिटेशन भी था कि कोवलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर के बारे में ये कौन सा थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाया। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्यों डायरेक्शनल नेचर का होता है, यही बताने के लिए 1927 से 4 साल बाद, दैट इज 1931 में, पॉलिंग एंड स्लाटर ने अपने पॉइंट्स दिए। ठीक है, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर होने के बारे में अपने कुछ व्यूज दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक इन्हीं के बारे में होगा। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग एंड स्लॉटर, अकॉर्डिंग टू देम, जो आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, वो डिसाइड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को सिंपल से पहले एग्जांपल से समझो। ठीक है, सपोज कर लो ये आपका दीवार है, ये वो पीछे वाला दीवार दिख रहा है ना, और ये एक कील है, खेलना समझते हो ना। आप क्या करो, इसको दीवार के अंदर कील को आप स्ट्रोक करो। सपोज कर लो हमने इसको इतना स्ट्रोक किया, अगर आप खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरा केस बनाओ, आप क्या करो, इसको थोड़ा सा और अंदर तक स्ट्रोक करो। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, अगर आप खींचोगे तो जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा। कहने का मतलब, दीवार के अंदर आप जितना कील को घुसा दोगे, जितना ज्यादा ओवरलैप करा दोगे, दीवार और कील के बीच बॉन्ड उतना स्ट्रांग बन जाएगा। वही बात इन्होंने कहा। इन्होंने क्या कहा, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर इनके बीच जो बनने वाला बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, वो कौन डिसाइड करेगा कि इन्होंने कितना ओवरलैपिंग किया। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के अंदर कितना मर्ज हुए, कितना मिल गए। सपोज कर लो इतना ओवरलैप करेंगे तो हल्का सा बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा,
इतना ओवरलैप करेंगे तो और ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, इतना ओवरलैप करेंगे तो और ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, यही इनका पहला पॉइंट था। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट इनका बोलता है, एक सेकेंड, दूसरा पॉइंट बोलता है कि किसी एक ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इनका दूसरा पॉइंट क्या है, द ओवरलैपिंग takes place between orbitals of only those electrons, orbitals of only those electrons which are involved in bond formation, which are involved in bond formation। ठीक है, इनको इनके कहने से क्या मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वही इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, बिटवीन ऑर्बिटल्स मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ना यार, वही ना ओवरलैप करेंगे। तो दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल containing valency electron, containing valency, दिख रहा है, चलो रुको ऊपर लिख देते हैं, एक सेकेंड। देखो यार, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में जो क्या करे, मोस्ट लूजली बाउंड हो, मतलब वही क्या करे, जल्दी से रिएक्शन में निकल जाए बॉन्ड बनाने के लिए। दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल containing valency electron, containing valency इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको मालूम है ओवरलैपिंग कौन करता है, सिर्फ आउटर मोस्ट की ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वही ओवरलैप करते हैं। या आप बोलो कि आउटर मोस्ट जो बाहर वाले ऑर्बिटल क्या होंगे, कंटेन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे समझो, सपोज कर लो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या हुआ, 1 हुआ। हीलियम की बात करें तो हीलियम के एटॉमिक नंबर क्या है, 1s2, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी क्या हुआ, 2 हुआ। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले शेल में हो, जो क्या करे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट, सॉरी रिएक्शन नहीं केमिस्ट्री में हाँ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग बोलो, कि जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, बात हो गई इनकी। ऐसे बात करें, ये ग्रुप 1 की बात हो गई, ये ग्रुप 2 की बात हो गई। अगर आप ग्रुप 13 की बात करो, बोरॉन फैमिली की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो देखो यार, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर वाले सेल में कितने हैं, ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये यल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बात करें बोरॉन के वैलेंसी की, तो बोरॉन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कॉन्टेनिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, इतनी सी बात है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या बोला कि जो ये आपका यस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। कहने का मतलब जो उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है
यस ऑर्बिटल में जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब न्यूक्लियस से कितने दूर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, तो वो पूरे स्फीयर में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस से, क्योंकि आपको मालूम है स्फीयर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हर जगह क्या होती है, सेम होती है। तो उन्होंने बोला कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह सेम है, तो ये ओवरलैपिंग के टाइम कोई भी क्या करेंगे, डायरेक्शनल नेचर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, ठीक है। कहने का मतलब द, कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, the s orbital is spherically symmetrical, spherically symmetrical, that is its electron density is uniformly distributed, is uniformly distributed, distributed around the nucleus, around the nucleus. When such a orbital, when such a orbital, इसके बाद ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। When such a orbital is involved in bond formation, the electron will not show, the electron will not show any directional preference, any directional preference, ठीक है। एक बार पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। यस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, यस ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। कहने का मतलब इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब न्यूक्लियस से कितने दूर पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। तो ये ऑर्बिटल में क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्मली बटी होती है, हमेशा हर जगह सेम होती है, ठीक है। व्हेन सच ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल, जब ऐसे ऑर्बिटल क्या करे, इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो द इलेक्ट्रॉन विल नॉट शो एनी डायरेक्शनल प्रेफरेंस, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लिया होगा वो कोई भी डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं दिखा पाएगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का कि वो किस डायरेक्शन में है वो कंफर्म नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यस क्या, ऑर्बिटल स्फीयर होते हैं, स्फीयर क्या होते हैं, 3D मॉडल, और 3D मॉडल कोई अर्थ समझ रहे हो ना, अर्थ क्या है, स्फीयर है। अगर उसके अंदर किसी चीज का क्या बोलते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह सेम है। जब किसी चीज की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसी चीज के अंदर, स्फीयर के अंदर हर जगह सेम है, तो वो इलेक्ट्रॉन कोई भी डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं दिखाएगा, ठीक है। इन्होंने यस ऑर्बिटल के बारे में यही बात बोली, ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने क्या बात किया, इन्होंने पी ऑर्बिटल्स की बात की। तो इन्होंने कहा कि जो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पी ऑर्बिटल डंबल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बटा होता है। सपोज कर लो हम ये क्या कर रहे हैं, पी एक्स बना रहे हैं, और ये जो हमने क्या किया, पी जेड बना दिया, प्लस माइनस, और ये क्या बना दिया, ये पी जेड था,
और ये आपका पी वाई बना दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि क्योंकि आपके पी ऑर्बिटल डंबल होते हैं जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह अलग अलग होती है। जो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल थे तो उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम थी। पी ऑर्बिटल डंबल होते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। यहाँ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं ना। हमने जब एंगुलर नोड, रेडियल नोड पढ़ा था तो उसमें आपको ये सब बातें बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब्सेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगा। यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि पी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह अलग अलग है, इसीलिए अगर कोई और पी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनल नेचर शो करेंगे, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल्स और बाइटल्स, देखो यार पी की बात करें या डी की बात करें, डी भी ऐसे ही होते हैं, डबल डम्बल। उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो हर जगह अलग अलग होती है, कहीं 0 होती है, कहीं मैक्सिमम होती है, कहीं मिनिमम होती है। डी ऑर्बिटल की बात करें तो वो कैसे होते हैं, डबल डम्बल होते हैं, ऐसे ही ना दिखते हैं यार, प्लस माइनस। इनमें भी क्या होगा, यहाँ पे नोड होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। तो डी ऑर्बिटल में पी में भी पी वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है कि उनमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह अलग अलग होती है। इसलिए अगर डी ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्वांटम फॉर्मेशन में तो वो भी डायरेक्शनल नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो आप पी ना लिख के लिख दो द डेंसिटी ऑफ ऑल अदर, किसके, यस ऑर्बिटल के अलावा, ठीक है। ऑल अदर ऑर्बिटल्स इज डायरेक्टेड इन सर्टेन रीजन, इज डायरेक्टेड इन सर्टेन रीजन इन स्पेस। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसके जो थ्री क्या होता है, तीनों लोब्स होते हैं। तीनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, जो आपका पी एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंट होता है, एक्सिस के अलोंग डायरेक्ट होता है। अगर पी वाई की बात करें, तो वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है। पीजेड की बात करें तो वो जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। देखो ये डायरेक्शन क्लियर है ना, जेड एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ऊपर नीचे, सॉरी जेड एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ऊपर नीचे, और जो आपका वाई है एक प्लेन के अंदर होगा, एक प्लेन के बाहर होगा, ठीक है। चलो, तो यही बात इन्होंने बताई कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑल अदर ऑर्बिटल्स, यस ऑर्बिटल को छोड़ के अगर बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं पी डी, उनके क्या होता है, उनके ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड इन सर्टेन रीजन इन स्पेस। स्पेस में पी और डी के ऑर्बिटल्स अलग अलग रीजन में डायरेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होता है। बात करें पी ऑर्बिटल्स के एग्जांपल की तो पी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, पी वाई वाई एक्सिस के अलोंग होता है, पी जेड जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होता है, ठीक है। अगर हम डी की भी बात करें तो आपको मालूम है डी ऑर्बिटल 5 टुकड़ों में टूटता है। ये क्या है, 4 एक 5, इसको क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो कहने का क्या मतलब है, अगर इनकी बात करें तो ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, ये वाई जेड प्लेन में होंगे, ये एक्स जेड प्लेन में होंगे, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लेन में होंगे, और ये सिर्फ जेड प्लेन में होंगे, मतलब जेड स्क्वायर वाले प्लेन के अंदर होंगे, ठीक है। तो हर ऑर्बिटल क्या है, इनमें भी अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट है, इनमें भी अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला कि अगर दो ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है या नियरली सेम है
तो कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उसके बारे में इन्होंने बात की। एग्जांपल समझो, सपोज कर लो हम यस ऑर्बिटल का किसी के साथ ओवरलैपिंग करा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल का किसी के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्मली बटा होता है, और पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बल होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। और क्या होगा, दुनिया में जितने भी कंपाउंड होते हैं, हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि वो क्या करते हैं, हेड टू हेड मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही करना चाहते हैं जिससे उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई यक्स आके यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है और कोई यक्स आके यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, तो जो बॉन्ड बनेगा पी यक्स के बीच वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू यस यक्स के बीच। ठीक है, इन्होंने सिंपल सी बात कैसे बताया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह बटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की यानी कि प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम है, इसलिए क्या होगा, या इसका बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर होगा किसके मुकाबले, अगर कोई पी ऑर्बिटल किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है उसके मुकाबले। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आउट ऑफ इफ two orbitals have same or nearly same energy, same or nearly same energy, then one which is more, then रुको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, then one which is more, one which is more directionally ink खत्म, directionally concentrated will form a strong बॉन्ड। एग्जाम्पल में आपको हमने समझा दिया था कि अगर यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है, तो क्योंकि यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं तो वो किसी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, अगर पी ऑर्बिटल किसी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो वो डम्बल होते हैं, तो इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू यस ऑर्बिटल उसके बीच के बॉन्ड को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, if two orbital have same energy or nearly same energy, then one which is more directionally concentrated, मतलब वो ऑर्बिटल जिसका इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा कंसंट्रेट हो, ज्यादा डेंसिटी किसी एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन किसी एक रीजन में ज्यादा डेंसिटी दिखाता हो। ठीक है, पी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं डंबल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होता है। ठीक है, तो विच इज मोर डायरेक्शनली कंसंट्रेटेड विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, ये सभी 5 पॉइंट जो क्या था पॉलिंग एंड स्लाटर ने दिया था, उसके बाद ओवरऑल इन्होंने समझाया, क्या समझाया कि कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर क्यों होता है। ठीक है, पहले इसको नोट करो फिर उसको बताते हैं। तो बात करते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर के बारे में। तो पॉलिंग एंड स्लाटर ने कहा कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, और किसी बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को, इलेक्ट्रॉन करने का मतलब बॉन्ड, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से अपने आप को ऐसी मैक्सिमम दूरी पे ओरिएंट करता है जिससे उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो। पहले लिखो फिर समझाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है इज फॉर्म्ड ड्यू टू overlapping of atomic orbitals। फिर उन्होंने कहा जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं
ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा बताता है कि इसके बारे में है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो आपके बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड orient themselves in certain specific in space to form definite geometry, to form definite geometry will maximum MUM स्टेबिलिटी, ठीक है। अभी एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ये आपका एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये क्या है, उसका पी जेड है, ये क्या है, पी एक्स है, ये क्या है, पी वाई ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर कोई एक और पी एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा तो उसका भी ये क्या होगा, पी जेड होगा, ये क्या होगा, पी एक्स होगा, ये क्या होगा, पी वाई होगा। और सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा मत बोल देना भाई कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है। देखो यार, एक ही ऑर्बिटल के ये दो लोब्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के टोटल अरे यार फ्रेंड से बात, हाँ चलो, दोनों को मिला के टोटल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब बात हमने पिछले बहुत सारे क्लासेस में डिस्कस की थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पिछले क्लास देखे होंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इन्होंने कहा क्योंकि देखो यार, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, जब भी ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को एक ऐसी स्पेसिफिक स्पेस में ओरिएंट कर लेंगे जहां पे इनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो, और जब रिपल्सन मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो क्या करेंगे, ये एक्स जेड एक्सिस वाले अपने आप को जेड एक्सिस के अलाउ ओरिएंट कर लेंगे, ये एक्स एक्सिस वाले अपने आप को एक्स एक्सिस के अलाउ ओरिएंट कर लेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस वाले अपने आप को वाई एक्सिस के अलाउ ओरिएंट कर लेंगे। जिससे क्या होगा, इनके बीच मतलब इनके बॉन्ड के वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन मिनिमम होगा। जिससे क्या होगा, इनका एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री दिखेगा कि पी जेड एक्सिस में है, पी एक्स एक्सिस में है, पी वाई वाई एक्सिस में है। इनका क्या होगा, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री दिखेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ओरिएंट देमसेल्फ इन स्पेस टू फॉर्म डेफिनेट ज्योमेट्री विथ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जब अपने आप को एक पर्टिकुलर स्पेस में ओरिएंट कर लेंगे तो क्या होगा, एक अच्छी उनको ज्योमेट्री दिखेगी, और जिसकी वजह से उनका स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच, इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर्स के बीच रिपल्सन मिनिमम होता है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। मैंने यही ट्राई किया कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर यहाँ तक हमारा पूरा आज का कंप्लीट हो चुका है, अगर कोई डाउट बचता हो तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।